हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फेओल के प्रबंधन के सिद्धांतों को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें 2 सिद्धांतों की बात हम लोगों ने कर ली थी। अब इस वीडियो में कुछ और सिद्धांत पढ़ेंगे। अगला सिद्धांत जो आता है वो आता है अनुशासन का, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन। अब फेओल का ऐसा कहना था कि किसी भी संगठन में डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और डिसिप्लिन से मतलब क्या है, 2 चीजें थी। एक तो यह है कि जो भी श्रेष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सारे ही प्रेरणादायक भी हों और खुद में डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले हों। साथ में दूसरी जो चीज आती है वो आती है कि जो समझौता है, कौन सा समझौता, जो एग्रीमेंट होता है, किसी का एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है या कंपनी के जो नियम है, वो बहुत ही स्पष्ट हों और साथ में न्यायोचित हों। ऐसा नहीं हो कि जिसमें जो न्यायोचित ना हो। जैसे कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो जो आमतौर पर मानना बहुत ही कठिन है और जो मीनिंगफुल नहीं है, तो उसको नहीं डालना चाहिए, लेकिन स्पष्टता भी बहुत जरूरी है। और अगर कोई अनुशासन का उल्लंघन कर रहा है तो अनुशासन के उल्लंघन के लिए उसको उचित दंड का प्रावधान होना चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए। और इनका मतलब क्या था कि जो संगठन में आवश्यक नियम है और जो नौकरी की शर्तें हैं, नौकरी की शर्तें एक तरह का समझौता होता है ना। किसी को भी आप एम्प्लॉयमेंट जब देते हो तो आप उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हो कि आपकी यही कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशंस है, तो इनका पालन आवश्यक है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर बहुत सारी समस्याएं, तो फिर काम ही नहीं होगा कंपनी में, ऐसा उनका मानना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सीधी सी बात है कि भाई एग्रीमेंट को क्लियर रखो, जो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसका पालन हो, तो स्पष्ट भी हो और साथ में न्यायोचित भी हो। और अगर कोई पालन नहीं कर रहा तो उसको उचित दंड मिलना चाहिए। इतनी सी बात है, जो काफी ऑब्वियस भी लगता है कि हाँ, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बिना अनुशासन के कैसे चल सकता है। अच्छा, अब दूसरी बात, अब जैसे इसी में एक उदाहरण ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी कोई कंपनी है जिसमें फाइनेंशियल हालत बहुत खराब चल रही है, प्रोडक्शन कम है या फिर उतनी अच्छी सेल्स नहीं है। तो एम्प्लॉयज जो हैं, जो काम करने वाले लोग, उन्होंने बोला कि हम लोग बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और हम लोग कंपनी को अच्छा कर देंगे, ज्यादा ओवर टाइम मेहनत करेंगे, उसके बाद जो हमें जब प्रॉफिट होने लगेगा तो आप हमें भी प्रॉफिट का हिस्सा दो। या फिर मैनेजर्स उनको जाकर कैसा बोलते हैं कि आप लोग थोड़े दिन ओवर टाइम करो, जब चीजें स्टेबल हो जाएंगे तो हम आपके साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे। और अगर कल को ऐसा ना करें मैनेजर्स, ठीक, तो फिर मैनेजर्स की गलती है। तो मैनेजर्स तब अनुशासन तोड़ रहे हैं जब उन्होंने अपने द्वारा किया गया जो वादा है या जो एग्रीमेंट है उसको पालन नहीं किया, ठीक। और ऐसे ही दोनों साइड से चीजें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी कहा जा रहा है वो स्पष्ट हो और उसको लोग पालन कर रहे हो, इतनी सी बात है। अगला पॉइंट आ जाता है आदेश की एकता का, और फिर 5वां पॉइंट जो है वो है निर्देशन की एकता का। दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आदेश की एकता का मतलब है यूनिटी ऑफ कमांड, और निर्देशन की एकता का मतलब है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं मान लीजिए एक एम्प्लॉय हूं, तो मेरे अगर एक से ज्यादा बॉस हैं, बहुत सारे बॉसेस हैं, ठीक। जैसे कि हम लोग आज करिए फंक्शनल फोरमैनशिप में पढ़ा था, जो टेलर का था, उसमें कम से कम 8 फोरमैन है और 8 के 8 लोग श्रमिक को कुछ बता रहे हैं। तो मैं कंफ्यूज हूं कि मैं इनकी बात सुनूं या इनकी बात सुनूं या इनकी बात ज्यादा सुनूं या इनकी बात ज्यादा सुनूं। और मान लीजिए मुझे एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर 2 लोगों ने बोला कि 10 बजे तक मुझे ये काम चाहिए, दूसरे ने भी बोला 10 बजे तक मुझे ये काम चाहिए, तो अब मैं किसका काम पहले करूं, ठीक। जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो तो उसको मम्मी भी कुछ ऑर्डर दे दें, पापा भी कुछ ऑर्डर दे दें, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात मानी जाए। तो फेओल का ये बोलना था कि हर ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉय है वो एक ही जगह पर रिपोर्ट करे, उसको 2 जगह रिपोर्ट करने का मतलब ही ना हो, और उसे आदेश भी एक ही जगह से मिले। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो एक ही दिशा से होकर के आना चाहिए। ये है यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, प्रत्येक कर्मचारी का केवल एक ही अधिकारी हो, उसी को वो बात सुनेगा और उसी का आदेश मानेगा और उसी को बताएगा कि हमने इतना काम कर लिया है। और ऐसा है कि अगर इसका उल्लंघन हो जाता है ना, तो अधिकार प्रभावहीन हो जाता है। मान लीजिए 2 बॉस है, दोनों में से किसी ने बोला, अब जिसकी बात नहीं मानी गई वो ये भी नहीं बोल पाएगा कि मेरी बात क्यों नहीं मानी, क्योंकि जो श्रमिक है, कर्मचारी है, वो बोलेगा कि देखो उन्होंने भी तो बोला था, मैंने उनकी बात मान ली। तो या तो ये आपस में लड़ेंगे तो भी परेशानी है, आपस में नहीं लड़ेंगे तो ये हो जाएगा कि इनकी बात नहीं भी मानो तो भी चलेगा। तो क्या हो जाता है, एक तरह से अधिकार जो है, अथॉरिटी है, वो प्रभावहीन हो जाती है और अनुशासन भी संकट में आ जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब मैंने सैनिक स्कूल में था, तो सैनिक स्कूल में जो भी सीनियर्स होते थे, जैसे मैं 7th क्लास में था, तो 8th क्लास के बच्चों को भी हम लोग सर बोला करते थे। तो 8th क्लास सर है, 9th क्लास सर है। तो अब अगर ऐसा हो रहा है कि कोई भी आपको ऑर्डर दे सकता है, तो कई बार लोग एक बेईमानी करते थे, जिसको बोलते थे कट मार दिया। कट मारना किसको बोलते थे, मान लीजिए मुझे कोई 8th क्लास के कोई लड़का आया जिसने मुझे कुछ काम दिया, ऐसा होता था सैनिक स्कूल में। तो अब 8th क्लास के बच्चे का मैं काम कर रहा हूं, मैं 7th क्लास में था, तो उसको सर बोला जाता था। अब अगर मैं उनका काम कर रहा हूं और मुझे ये भी पता है कि कोई भी मुझे ऑर्डर कर सकता है, तो मैं बोल देता था नहीं नहीं, मुझे तो 12th क्लास सर ने ऑलरेडी काम दे रखा है,
अब 8th क्लास वाला 12th क्लास वाले से आकर तो पूछेगा नहीं कि आपने कुछ काम दिया कि नहीं, क्योंकि वो तो बहुत सीनियर है। ठीक, तो ऐसा भी हो जाता था। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अनुशासन संकट में आ जाता था। तो हम लोग ऐसे अनुशासन में बेईमानी भी करते थे बीच बीच में, क्योंकि बहुत काम मिल जाता था। तो ऐसा हो गया। और फिर क्या होता है, आदेश में व्यवधान बढ़ जाता है। ठीक है, आपने आदेश दिया, उसका पालन ही नहीं हुआ और स्थायित्व को खतरा। स्थायित्व किसका मतलब, जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें स्थायित्व को खतरा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर दिक्कत आ सकती है। और यहां पर जो फेयोल का ये मानने वाली बात थी ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, सैन्य संगठन की तरह। इससे मुझे सैन्य स्कूल भी याद आ गया, मैं सैन्य स्कूल में पढ़ा हूं 2 साल। तो सैन्य संगठन में होता है कि नहीं, आपको एक ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है, उसी को आपको फॉलो करते चले जाना है। ठीक, तो या इसको लेकर के काफी रिजिड हुआ करते थे। अब निर्देशन की एकता की बात क्या है, निर्देशन का मतलब है कि ओवरऑल जो डायरेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स की, सारे एम्प्लॉयज की, वो डायरेक्शन एक ही तरफ हो। ऐसा ना हो जैसे एक उदाहरण है कि इससे क्या होता है, इससे ओवरलैपिंग बच जाती है। ओवरलैपिंग समझ रहे हैं कि आप भी वही काम कर रहे हो, मैं भी वही काम करने लगा। ठीक है, अननेसेसरी एफर्ट्स जा रहे हैं, वैसी चीजें होने लग जाती हैं। कई बार ऐसा होने लग जाता है कि एक डिपार्टमेंट है और दूसरा डिपार्टमेंट है, इनका कुछ कुछ काम है जो ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कर रहा है मतलब दोनों ही डिपार्टमेंट्स वो काम कर रहे हैं। तो अगर डायरेक्शन में यूनिटी होती है ना, निर्देशन में एकता होती है, तो क्या होता है कि पूरा जो संगठन है, पूरे संगठन के स्तर पर आप एक दिशा में चीजें जा रही होती हैं। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि एक नदी है, उस नदी में पानी आराम से फ्लो कर रहा है, कोई बीच में व्यवधान नहीं है। अब उसी में बीच में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, तो वो पत्थरों के इर्द गिर्द जिस तरह से पानी आने लग जाता है तो टर्बुलेंस आने लग जाती है। ठीक है, कुछ पानी आगे जाकर के पीछे भी आ गया, कुछ ओवरलैप होना स्टार्ट हुआ। वैसी चीजें होना तब हो जाती है जब जो फ्लो है, जो डायरेक्शन का फ्लो है, वो एक साथ नहीं है। तो अगर दिशा पूरी क्लियर है तो इस तरह की चीजें नहीं हो रही होती हैं। अब इसमें जो भी संगठन की सभी इकाइयां हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो कोऑर्डिनेट करें, अपना अपना काम करें। ओवरलैप होने की जरूरत ही नहीं है, सबका काम अपना अलग अलग है और सारे लोग अलग अलग करके, जैसे मान लीजिए मेरा काम है, कोई भी काम है, जैसे वीडियो बनाने का काम है, तो मेरा काम वीडियो रिकॉर्ड करना भी है, नोट्स बनाना भी है, लेकिन एडिटर का काम मेरा वाला नहीं है, तो एडिटिंग कोई और कर रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं कि हाँ, मैंने अपना काम किया, आपने अपना काम किया, आपने अपना काम किया, सबकी डायरेक्शन एक ही दिशा में है कि हमें वीडियो निकालना है। ठीक है, और कैसा वीडियो निकालना है, एकेडमिक वीडियो निकालना है, एजुकेशनल वीडियो निकालना है, तो वो उसमें सारे लोग समन्वय कर लो कि हाँ मेरा हो गया, उसके बाद आपका आएगा, उसके बाद से आपका आएगा, और सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरलैप नहीं करना। ऐसा नहीं कर रहा है कि एडिटिंग मैं भी कर रहा हूं फिर आप भी एडिटिंग कर रहे हो। ठीक, तो उसमें क्या होगा, रिसोर्सेज की बर्बादी होती है। अच्छा, अब समन्वित और केंद्रित। केंद्रित मतलब फोकस्ड, तो जो भी एफर्ट्स हैं वो सारे फोकस्ड रहे, लेकिन एक डायरेक्शन में रहे, है ना। अरे वही था ना यार कि एक कुछ भी है, उसको सारे लोग अलग अलग दिशा में लेकर के खींचेंगे तो वो कहीं भी नहीं जा पाएगा। सारे लोग एक ही डायरेक्शन में लगा करके दम लगाएंगे तो काफी अच्छे से वो एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और कंपनी में काम करना भी कुछ इस तरह की चीज है के माध्यम से समान उद्देश्यों की ओर अग्रसर होना। तो जो समान उद्देश्य उसी की तरफ ले जाना है। अब समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी गतिविधियां हैं, अब इसमें समझ लीजिए, इसमें क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, अब कंपनी में बहुत सारे तरह के काम होते हैं, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है, प्रोडक्शन है, तो उसमें एक तरह के काम के लिए एक ही योजना होनी चाहिए। बार अलग अलग तरह की योजनाएं होंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एक ही योजना हो और साथ में एक ही हेड हो। हेड क्यों एक हो, हेड मतलब जो बॉस है, प्रमुख है, वो अगर एक रहेगा तो वो ही निर्देश कर रहा है, तो सारे लोगों को कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, जो दिशा ले जाने वाली बात है, दिशा को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर क्या है कि दिशा हमारी हमेशा एक ही रहे और निश्चित रहे, तो वहां पर एक इंसान उसको पता है। अगर दो लोग आ जाएंगे तो डिबेट करने लग जाएंगे, नहीं मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो ये सोचा था। तो एक इंसान है और साथ में पॉलिसी भी एक है, तो पॉलिसी में भी दिशा लिखी हुई है, तो वहां पर डिविएट होने का बहुत कम चांस है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर अफेक्ट करता है। कौन सा, यूनिटी ऑफ कमांड। क्या एक इंप्लॉय को एक ही बॉस है, यहां पर क्या ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बात हो रही है। ठीक है, तो बाकी और जो सिद्धांत है उनको भी देखते हैं। अगला जो सिद्धांत आता है फेयोल साहब का, वो आता है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। मतलब कोई एम्प्लॉय है, देखिए जो कर्मचारी है उसका ये उद्देश्य हो सकता है कि वो कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा सैलरी कमा पाए। प्रबंधकों का उद्देश्य उल्टा हो सकता है कि कम से कम सैलरी देते हुए ज्यादा से ज्यादा काम करा पाए, है ना। तो यहाँ पर क्लैश हो रहा होता है। ऐसे में चाहे प्रबंधकों की तरफ से या फिर कर्मचारियों की तरफ से कुछ ऐसी डिमांड आती है, कुछ ऐसे हित आते हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हितों के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो वहां पर अब पूरे ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर एक बहुत ही वृहद अर्थ लेकर के एक शब्द आता है, जिसको हम लोग हित, जो भी किसी भी तरह से किसी भी संगठन से प्रभावित हो रहे हैं पॉजिटिवली, उनका हित जुड़ा हुआ है, तो उनको हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। कौन कौन हो सकता है, जो मालिक हैं कंपनी के, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, लेकिन साथ में जो पूरा समाज है वो भी।
पूरे समाज के लिए भी तो वैल्यू क्रिएट हो रही है किसी संगठन में। तो इस वजह से फिर टैक्सेस भी दे रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट कर रहा है तो कर अधिकारी का मतलब यहाँ पर टैक्स अथॉरिटी से किसी एक अधिकारी के लिए नहीं है, जो टैक्सेशन है उससे रिलेटेड है। और ऐसे ही मान लीजिए किसी बैंक से लोन ले रखा हो तो फाइनेंस जिसने कर रखा है तो वित्त प्रदाता हो गया, देनदार भी वो लोग हैं। और फिर लेनदार आपको किसी ने कुछ लोग ऐसे जिनको आप पैसे दोगे, तो बहुत सारे लोग हैं जो एक एक्सक्यूज मी संगठन की वजह से प्रभावित हो रहे होते हैं और उनका हित जुड़ा हुआ होता है। तो इतने सारे लोगों का हित को आप प्रायोरिटी दोगे, ऐसा नहीं करो किसी एक एम्प्लॉय की ज्यादा बात मान लिया, किसी की तरफ आप बायस्ड हो गए, ये सारी चीजें नहीं की जाएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसका ऑर्गेनाइजेशन में हित जुड़ा हुआ है। तो ये एकदम सीधी सी बात है। और इसमें एक फ्योल ऐसा बोलते हैं कि जो प्रबंधक है उसको काफी ज्यादा अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए। अनुकरणीय समझ रहे हैं कि उससे इंस्पायर हो कि अच्छा ये देखो ये तो साहब ऐसा काम करते हैं। कभी ऐसा नहीं करते हैं कि कंपनी की गाड़ी को अपने लिए या अपने परिवार के लिए अनावश्यक कुछ और पिकनिक पे जा रहे हैं तो वहां पर ले गए, या कंपनी के किसी भी तरह के संसाधनों का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसा व्यवहार हो रहा होता है ना, तो उसकी इमेज भी अच्छी बनती है अपने प्रबंधक की, अपने मैनेजर की लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं और साथ में वही व्यवहार का अनुकरण भी करते हैं। ठीक, तो ये हो गया एक पॉइंट। अगला जो है सिद्धांत वो आता है कर्मचारियों को प्रतिफल। प्रतिफल को रेम्यूनरेशन बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, और रेम्यूनरेशन एंड कॉम्पेंसेशन भी बोला जाता है, जिसमें कर्मचारी अपना श्रम दे रहा है, मेहनत कर रहा है, तो आप उसको कम से कम इतना पैसा दो कि उसका तर्क संगत जीवन जी पाए। अब यहां पर टेलर साहब ने क्या बोला था? टेलर साहब ने तो डिफरेंशियल जो वेज रेट था उसकी बात की थी कि जो ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसे दो, जो कम कर रहा है उसको कम दो। यहां पर जो इनकी बात आती है फ्योल साहब की, वो एक ज्यादा जनरल पर्सपेक्टिव में आती है। और ऐसा नहीं कि दोनों में आपस में क्लैश है, लेकिन जो सामाजिक रियलिटी है उसको देखते हुए इस तरह की बात करते हैं कि तर्क संगत जीवन स्तर हो, आप इतना पैसा तो दो। किसको? जो एम्प्लॉइज हैं। और साथ में इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन की जो भुगतान क्षमताएं हैं, भुगतान क्षमता मतलब जितना पे कर सकती है, पता है कि पैसे हैं ही नहीं कंपनी के पास फिर भी सबको दिए जा रहे हैं, तो वैसा स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें अब जब हम लोग और आगे के सिद्धांत पढ़ेंगे तो एक होता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात होती है। आजकल बहुत सारे ऐसे कंपनीज चल रही हैं, चाहे आप इंडिया में देख लेंगे, ओला है, उबर है, फ्लिपकार्ट है, ओयो है, सारी ही कंपनीज लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, बहुत बड़ी हो गई हैं। अलग तरह का मॉडल चल रहा है मार्केट कैप्चर करने का, जिससे बहुत सारे लोग एग्री नहीं भी करते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा होता है कि सारे लोगों को सैलरी दी जा रही है, बट इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो यहां पर इनका ये बोलना है कि क्योंकि ये थोड़ा सा क्लासिकल मॉडल है, पहले का मॉडल है, तो इसमें तो ये जरूर रहता है कि भुगतान क्षमता के अंदर ही हो, अपने रिसोर्सेज जितने उसी के अंदर ही कर पा रहे हो। तो ऐसा इनका बोलना था। ऐसे अगला पॉइंट आता है हमारा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है कंपनी में या किसी भी संगठन में कि किस तरह से चीजों को आगे ले जाना है, उसमें इनका ये कहना है फ्योल साहब का कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि आप बाकी लोगों को भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करते हो। बाकी लोग कौन मतलब हो गया? बाकी मतलब जो सबऑर्डिनेट्स हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन सबऑर्डिनेट्स हैं कुछ कुछ स्तर पर। यहां पर तो जो टेलर साहब थे वो बोलते थे नहीं कुछ भी बड़ा निर्णय है तो एम्प्लॉय से पूछ करके लिया जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं, ये टॉप डाउन अप्रोच में बिलीव करते हैं। तो ये बोलते हैं कि सबऑर्डिनेट्स को बुला लो, जहां पर आपको कोई ऐसा है कि जब स्थिति सामान्य चल रही है तब आप उनको बुला करके उनसे भी बातचीत कर सकते हो, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो आप अपने पास रखो। अपने पास मतलब जो मालिक है या जो मेन मैनेजर है। तो मैनेजर का काम क्या है कि अंतिम निर्णय आप लोगे, आप बाकी लोगों की बात सुन लो। ठीक, तो सेंट्रलाइजेशन किस चीज में है कि फाइनली मैंने सबकी बात सुनी, फिर मुझे समझ में आया सबसे अच्छा तरीका ये, तो मैं ये बताऊंगा अगर मैं मैनेजर हूं, लेकिन बाकी लोगों को इन्वॉल्व करो। और वो इन्वॉल्वमेंट भी तब कब होता है? अगर आपातकाल चल रहा है देश में भी, जब आपातकाल लगता है तो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होने लग जाता है। इंदिरा गांधी जी के समय पर ऐसा हुआ था। तो सेंट्रलाइजेशन तब होता है जब आपातकाल। आपातकाल मतलब क्या है कि कंपनी की हालत बहुत खराब है, सर्वाइव कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कंपनी टूट तो नहीं जाएगी या कंपनी डूब तो नहीं जाएगी। ऐसी स्थिति में बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन सारी होती नहीं, सब लोग काम करो अभी और कुछ नहीं करना है। ठीक, विचार विमर्श नहीं होगा। तो आपातकाल की स्थिति में तो केंद्रीकरण ही जा रहा होता है, और कोई जितना जितना जिससे संगठन बड़ा होता जाता है वैसे वैसे विकेंद्रीकरण की जो भूमिका है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि एक इंसान सब कुछ कर भी नहीं सकता, सारी चीजें देख भी नहीं सकता, और अलग अलग लेवल्स पर भी जो डिसीजन लिया रहा होता है उससे फर्क पड़ रहा होता है। तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, विकेंद्रीकरण को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसे ही छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, 2 ही 3 ही लोग काम करने वाले हैं, 4 लोग काम करने वाले, तो उसमें एक ही मालिक है, वही बता रहा है, वही मैनेजर है।
अब बड़ा हो जाएगा तो ऐसा सीन नहीं रहेगा, और सामान्य स्थिति है तो विकेंद्रीकरण रहेगा, और अगर आपातकाल है तो क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। इनका कहना था कि विकेंद्रीकरण से बाकी इंप्लॉयज को भी इन्वॉल्व रखो, लेकिन अंतिम निर्णय खुद लो। तो विकेंद्रीकरण भी रखो और केंद्रीकरण भी रखो। तुम लोगों ने कुछ सिद्धांत देखे, बाकी के कुछ 6 सिद्धांत और हैं जिसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। और बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उसी की वजह से आपको पता चलेगा कि हमारा नया वीडियो कब आ रहा है। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।